फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जो आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जो आपकी फिजिक्स है उसका 20 नंबर जो चैप्टर है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे मैं आपको थ्योरी में आगे बढ़ाता जाऊंगा, आगे पढ़ाता जाऊंगा और आगे उसमें बढ़ाता जाऊंगा, तो देखिए उसमें आपको कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि आपको बताता जाऊंगा कि ये आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अनिल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा दूसरा चैनल है अनिल जी टेक्नो, तो वहाँ पर मैथ के वीडियो लगातार आ रहे हैं, जाके उसको भी वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो यहाँ पर चैप्टर के नाम में पहली चीज़ है विद्युत धारा। तो क्या होती है यहाँ पर विद्युत धारा? तो जो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, इससे ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखे हुए को बताने से पहले आपको बता दूं, सिंपल भाषा में समझिए, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही आपकी विद्युत धारा कहलाती है। अब आपको पता है चाहे जो दर हो, चाहे आपकी जो भी दर हो, उसमें देखिए यदि आपकी दर की बात की जाती है तो अपॉन हम लोग टी ले लेते हैं, और जिसकी बात होती है जैसे आवेश, तो आवेश ऊपर, तो क्यू अपॉन टी, ये किसका फार्मूला होता है? आई का, विद्युत धारा का। बस इस तरह इसको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी चालक पदार्थ मतलब कि यहाँ पर कंडक्टर में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आगे बोला गया है यदि किसी चालक में टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, तो बोल देंगे आप कूलाम होता है। तो किसी चालक में टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में यदि आपसे विद्युत धारा पूछे तो क्या बोलेंगे? आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा। तो आवेश क्यू और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? टी, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यही यहाँ पर आपका क्या होता है? विद्युत धारा होती है, चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होता है। आगे देखिए क्या बोला गया है, यदि यहाँ पर उसी विद्युत धारा जो आपकी प्रवाह हो रही है, जो यहाँ पर आपके आवेश प्रवाह हो रहे हैं, उसमें आपसे बोला जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तो प्रवाहित विद्युत आवेश के लिए क्या होता है? क्यू बराबर होता है आपका एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई होता है, मतलब कि आपके जितने इलेक्ट्रॉन और जो आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर क्यू की जगह कितना कर देंगे? एन ई कर देंगे, तो आई बराबर क्यू की जगह एन ई हो जाएगा और अपान में टी रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर विद्युत धारा की इस तरह बात होती है। तो यहाँ पर आवेश आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है यहाँ पर वह आपका एम्पियर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं, देखिए ऊपर आपका क्यू है, आवेश है, तो इसका कूलाम होता है, और अपॉन में आपका सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1/1 कूलाम पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आपका 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है। तो वहाँ पर आपको क्या बताना होगा? 1 कूलाम पर सेकेंड के। तो ये हो गया गाइस, इतना आपको समझ में आ गया हो तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग इस वीडियो के हकदार हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा के प्रकार पढ़ते हैं। तो आपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ा होगा, एक होती है एसी, एक होती है डीसी, मतलब कि एक अल्टरनेटिव करंट होती है, एक आपकी डायरेक्ट करंट होती है। तो यहाँ पर देखिए दिष्ट धारा जो आपकी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो क्या होती है? दिष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसमें क्या होता है कि यह एक ही दिशा में यहाँ पर प्रवाहित होती है, ये अपनी दिशा को चेंज नहीं करती। जैसे कि सेल में दिष्ट धारा, जनित्र आदि में यहाँ पर प्रवाहित धारा जो होती है आपकी दिष्ट धारा ही होती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि इसका मान वेरी करता है, मान तो चेंज होता रहता है। तो ये आपकी देखिए ऊपर की ओर, मतलब कि एक ही दिशा में ये प्रवाहित होती रहती है, तो ये आपकी दिष्ट धारा हो जाती है। और सेम इसी का जस्ट यहाँ पर रिवर्स होता है आपकी एसी अल्टरनेटिव करंट जो आपके घर पर आती है।
तो क्या होता है, यह धारा परिमाण, तो परिमाण तो उसमें बदलता है, तो परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे समय चेंज हो जाता है तो इसकी परिमाण और दिशा भी चेंज होती जाती है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा तथा परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे कि बल्ब, हीटर, पंखा आदि में इस धारा का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे कि ये है तो मान के साथ वेरी करती है, लेकिन इसकी दिशा भी चेंज होती है, इसीलिए आपकी क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ में दर्शाया गया है, ये अभी इधर है, फिर नीचे रहती, दिशा चेंज हो गई, फिर ऊपर गई, फिर दिशा चेंज हो गई, फिर दिशा, इस तरह ये आपकी समय के साथ एक निश्चित पुनरावृत्ति करती रहती है। तो ये आपकी हो जाती है अल्टरनेटिव करंट, जैसा कि इसका नाम भी है अल्टरनेटिव। तो इसी से यहाँ पर इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए एक होता है विद्युत विभव, एक होता है विभवांतर। तो दोनों में अंतर आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो क्या है, इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, और बोला जा रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, तो अनंत से बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया W अपॉन यहाँ पर एकांक धनावेश मतलब कि Q। तो इसका मान जब आप 1 लेंगे तो यहाँ पर जो आपका V का मान है वह Q के बराबर हो जाएगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाता है, वही आपका क्या होता है, यहाँ पर विद्युत विभव कहलाता है। तो जब यहाँ पर आपका एकांक धनावेश होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, आपका W हो जाएगा। मतलब कि जो एकांक धनावेश में जो आपका ये कार्य हो रहा है वह आपका किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। इसलिए बोला गया है कि एकांक धनावेश, जब आपका धन आवेश क्या हो जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो आपका कार्य आएगा वही आपका V बराबर W, मतलब कि जो आपका कार्य होता है वही आपका विद्युत विभव होता है। तो ये हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव का यहाँ पर मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलेंगे, W की यहाँ पर क्या होती है, कार्य की यहाँ पर जूल होती है, और Q का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम। तो आप बोलेंगे जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। जो आपका 1 जूल पर कूलाम होता है वही आपका 1 वोल्ट के बराबर होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव एक आपकी कैसी राशि है, तो यह आपकी एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक आपका वोल्ट अथवा यहाँ पर 1 जूलाम पर कूलाम भी होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, नोट पॉइंट में बोला गया है ऋणात्मक धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव धनात्मक लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम लोग यहाँ पर विभवांतर की ओर बढ़ते हैं, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि उसमें क्या होता था कि किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते थे, इसमें क्या होगा, आपका एकांक आवेश होगा, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपका कार्य किया जाता है वही आपका यहाँ पर विभवांतर कहलाता है। देखिए लिखा गया है एक विद्युत क्षेत्र में स्थित, आपका विद्युत क्षेत्र सेम होना चाहिए। तो एक ही विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह कार्य है जो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। तो वही मैंने बताया कि एक ही मतलब कि एक विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पर एकांक धनावेश को लाने तथा अथवा ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह आपका क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी यहाँ पर आपका वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर बिंदु आपका A है, एक बिंदु V है, तो इसको हम लोग VA मान लेंगे कि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका विभवांतर है VA और यहाँ पर आपका VB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, विभव का अंतर। तो VA माइनस VB बराबर आपका W/Q हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभव में आपका अनंत और इसमें विभवांतर में आपका एक ही विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो ये यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है। तो चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और मात्रक वगैरह इसके सेम होते हैं, विभव के हिसाब से ही होते हैं। अब यहाँ पर आता है विद्युत सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वह क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि आप सिंपल भाषा में भी समझें तो जो सेल आप मतलब कि वह युक्ति जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह आपका क्या होती है, विद्युत सेल होती है। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है वह आपका विद्युत सेल कहलाती है। यह आपके 2 प्रकार के होते हैं,
तो अभी आपको प्रकार बताएंगे। उसके पर देखिए ये एक टेबल बनी हुई है, ये आपकी टेबल है। देखिए इसमें आपसे बोला गया है कि यहाँ पर प्राथमिक सेलों का संक्षिप्त विवरण। तो सेल का नाम आपका दिया गया साधारण या वोल्टी सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगते हैं, कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका साधारण सेल होता है उसमें जिंक का ऋणात्मक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। लेक्लांसे में भी जिंक का होता है, शुष्क सेल में भी जिंक का होता है, डेनियल सेल में भी आपका जिंक का ही होता है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर इसमें आपका कॉपर का होता है, इसमें आपका यहाँ पर कार्बन का, इसमें भी कार्बन का, इसमें आपका कॉपर का होता है। आगे यहाँ पर किन विलेनों में इनको डुबोया जाता है वो दिया गया है कि H2SO4 में इसको डुबोया जाता है, जो यहाँ पर ये वाले आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये वाले इलेक्ट्रोड जिंक और कार्बन होते हैं इनको NH4Cl के विलयन में डुबोया जाता है, इनको यहाँ पर NH4Cl के लेय में डुबोया जाता है, और जो ये वाला है इसको यहाँ पर H2SO4 के तनु विलयन में डुबोया जाता है। आगे विद्रुवक दिया गया है MnO2 MnO2 CSO4। आगे फिर विद्युत वाहक बल दिया गया है कि इनके विद्युत वाहक बल यहाँ पर इनका मान कितना होता है, तो ये भी आपको आगे बताया जाएगा। अब पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन है, किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है वही आपका क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। मतलब कि आप किसी परिपथ में जो आवेश आप प्रवाहित करेंगे, Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, मतलब कि आपने क्या किया, सेल को आवेश दिया, किसी विद्युत परिपथ में आवेश दिया तो सेल उस आवेश पर जितना कार्य करेगा वही आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य अपॉन यहाँ पर प्रवाहित आवेश। तो ये यहाँ पर विद्युत वाहक बल हो गया। आगे यहाँ पर लिखा है कि देखिए विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है जो सेल में प्रयुक्त प्लेटों होता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल का मात्रा की बात करें तो आपका जूलाम पर कूलाम या फिर यहाँ पर आपका वोल्ट होता है, जो विभव के मात्रा के समान ही होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर सेल दिए गए हैं, जो आपके सेल के प्रकार मैंने बताए थे कि आगे आपको बताऊंगा कौन से दो प्रकार हैं। एक होता है आपका प्राथमिक सेल, एक होता है आपका द्वितीयक सेल। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ के समाप्त होने पर इन सेलों से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि ऐसे सेल जिनमें उनका रासायनिक पदार्थ समाप्त होने पर जब उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो ऐसे सेलों को प्राथमिक सेल मतलब कि प्राइमरी सेल बोलते हैं। और इनको पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करने मतलब कि इनको पुनः यहाँ पर प्रयोग में लाने के लिए नया एक रासायनिक पदार्थ डालना पड़ता है। तो ये हो गया, इनको पुनः आवेशित मतलब कि चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत लेक्लांसे, डेनियल, वोल्टी सेल आदि प्राथमिक सेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे दिया भी गया, जो मैंने भी आपको नीचे एक सारणी दिखाई थी कि डेनियल सेल में आपका H2SO4 का घोल होता है और उसमें यहाँ पर एक जो यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वह आपका जिंक का होता है, जो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वह यहाँ पर तांबे का होता है, जो यहाँ पर CuSO4 के घोल में डुबो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है, वो आप याद कर लीजिएगा। और इस शुष्क सेल में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो यहाँ पर आपका प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, 0.1 ओम से कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक सेल क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है प्राथमिक सेल का। तो सीसा संचायक सेल व क्षारीय सेल आपके द्वितीयक सेल होते हैं। तो पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल के रूप में कि लेक्लांसे सेल है, द्वितीयक सेल है कि प्राथमिक सेल है, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि लेक्लांसे सेल आपका प्राथमिक सेल है। फिर बोला जाएगा द्वितीयक सेल में आप बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, सीसा संचायक और यहाँ पर लेक्लांसे, शुष्क और भी आपके एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो उसमें बताना होगा कि आपका कौन सा इनमें द्वितीयक सेल है। तो उस तरह आप इसको छांटेंगे। तो सीसा संचायक सेल और क्षारीय सेल आपकी द्वितीयक सेल हैं। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो ऐसे सेल जिनको पुनः चार्ज किया जा सकता है वह आपके क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। आपको पता है कि जैसे कि जब आप किसी सेल को यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे
तो जो उसकी रासायनिक ऊर्जा है वह आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। एंड उसके बाद जब उसको चार्ज किया जा सकता है, मतलब कि वह आपका यहाँ पर द्वितीयक सेल होगा, तो आप उसको फिर विद्युत ऊर्जा देंगे तो वहाँ पर वो फिर चार्ज होगा, तो वहाँ पर उसमें रासायनिक ऊर्जा फिर से एकत्र हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे, फिर उसकी रासायनिक ऊर्जा खत्म होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह ये आपका परिवर्तन चलता रहता है और वही यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे बोला गया है बाह्य परिपथ में जोड़ने पर यह संचित जो ऊर्जा है फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो मैंने भी आपको बताया। यह सेल यद्यपि महंगे तथा भारी होते हैं, परंतु इनसे स्थिर विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। कांस्टेंट यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो अब आगे यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं कि जो आपका सीसा संचायक सेल है वह आपका PbO2 तथा Pb इलेक्ट्रोड के बने होते हैं, जो आपके H2SO4 के घोल में डूबे रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीसा संचायक सेल किसके घोल में डूबा रहता है, तो H2SO4 के यहाँ पर घोल में डूबे रहते हैं। और आगे यहाँ पर जो आपका PbO2 है वह आपका धन इलेक्ट्रोड होता है और जो Pb होता है वह आपका ऋण निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ पर सेल की क्षमता आपका मात्रक पूछा जाएगा कि सेल की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो उसको आप बताएंगे एम्पियर घंटा होता है। एम्पियर आवर आपका जो यहाँ पर होता है वह आपकी सेल की क्षमता का मात्रक होता है। तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई और ये सारणी आप इसको देखिए, मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया है। अब आगे यहाँ पर बात आती है विद्युत क्षेत्र की। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो जैसा कि इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र मतलब कि यहाँ पर जैसे कि कहीं पर भी विद्युत उपस्थित है, इलेक्ट्रिक उपस्थित है, तो उसका जहाँ तक प्रवाह होगा वही जो यहाँ पर आपका क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसका अनुभव करने के लिए हमको किसी एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वो यहाँ पर आपका दर्शाता है। वही आपका मतलब कि क्या होता है, वह आपका यहाँ पर एक प्रदर्शक होता है, मतलब कि परीक्षण आवेश होता है। तो अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर है किसी आवेश या आवेशों के समूह के निकट उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश, जो अन्य आवेश होता है वह आपका परीक्षण आवेश होता है, विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। मतलब कि कोई आपका यहाँ पर आवेश है या आवेशों का समूह है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वह आपका, अगर कोई दूसरा आवेश यहाँ पर अनुभव कर रहा, परीक्षण आवेश अनुभव कर रहा है, तो वहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र होता है। अब आगे यहाँ पर है इसे एक परीक्षण आवेश, वही मैंने आपको बताया कि जो आपका परीक्षण आवेश होता है वह आपका धनात्मक होता है, Q0 द्वारा अनुभव किया जा सकता है। परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में चलने की प्रवृत्ति रखता है। परीक्षण आवेश का मान इतना कम होना चाहिए कि आपका यहाँ पर नगण्य के बराबर होना चाहिए। जब आपका वह नगण्य होगा, मतलब कि देखिए मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और परीक्षण आवेश आपका यहाँ पर है, तो इसका भी जब मान होगा और इसका भी मान होगा तो आपस में उतना ये क्लियरली हो नहीं पाएगा। तो जब इसका मान नगण्य होगा, इसका पूरा प्रभाव होगा, तभी ये अनुभव करेगा कितना विद्युत क्षेत्र आपका उपस्थित है। तो ये होता है। आगे यहाँ पर है कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के चलने की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। तो जिस क्षेत्र में आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में आपके परीक्षण आवेश भी होता है। आगे परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं और F यदि बल लग रहा है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र बराबर होता है आपका जो आपका बल होता है, जो आपका परीक्षण आवेश उसके यहाँ पर अनुपात के बराबर होता है। और आपसे बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर आप बताएंगे। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या दी है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु से गुजरने वाली बल रेखाओं के घनत्व को बताता है। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर आपकी ज़्यादा बल रेखाएं होंगी वहाँ पर आपका जो घनत्व होगा वह भी आपका ज़्यादा होगा। कैसे हुआ समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं वह आपकी धनात्मक होते हैं और यहाँ पर आवेश भी धनात्मक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आपकी बाहर की ओर दर्शाई गई है, मतलब कि ये आपकी बाहर की ओर जा रहे हैं। इनका जो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं अट्रैक्शन जो है, या फिर इनका जो यहाँ पर आपका एक शब्द होता है क्लियरली याद नहीं आ रहा है, इनका जो प्रभाव होता है, जो इनका प्रभाव है वह बाहर की ओर ना अंदर की ओर ना होकर बाहर की ओर इसमें ज़्यादा है, तो प्रभाव आपका बाहर की ओर हो रहा है। एंड दूसरे में क्या है कि आपकी बल रेखाएं धनात्मक हैं, आवेश आपका निगेटिव है, तो यहाँ पर आपका जो प्रभाव है वह अंदर की ओर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जिसमें आपका प्रभाव आवेश की ओर ज़्यादा होता है तो उसमें आपका घनत्व भी ज़्यादा होता है। वही यहाँ पर बोला गया है, देखिए चित्र और
ए और बी को देखने से स्पष्ट है कि आवेश के नज़दीक किसी बिंदु पर बल रेखा का घनत्व अपेक्षाकृत किसी दूर के बिंदु पर बल रेखा के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें आपका अधिक है। फलतः नज़दीक स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। जहाँ पर आपका घनत्व अधिक है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्फेरिकल चार्ज जो आपका गोलीय आवेश होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर होता है। गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता। गोले की बाहरी सतह व भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए गोले के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो जो आपका गोलीय आवेश होता है वह देखिए आपका कहाँ पर होता है, गोले की सतह पर होता है। गोले के भीतर आपका आवेश कितना होता है, 0 आवेश होता है। गोले की बाहरी सतह व भीतर के बिंदु पर आपका जो विभव होता है वह क्या होता है, समान होता है। जो आपका बाहर होगा वही आपका अंदर होगा। आगे यहाँ पर है, इसलिए गोले के पृष्ठ को यहाँ पर जब आपका विभव अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है तो इसलिए इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर ये त्रिज्या आर है और गोले पर आवेश Q है, तो सतह पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपका KQ/r²। अब आपके मन में आया होगा ये K क्या है, तो ये K आपका एक नियतांक है आगे जो आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यदि आप विभव की मान ज्ञात करेंगे तो आपका KQ/r हो जाएगा। तो अब देखिए अब आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर आपके मन में देखिए ये चीज़ें होंगी। यदि गोला खोखला हो तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। किंतु यदि गोला ठोस हो तो सिर्फ केंद्र पर ही विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर 0 होगा। यदि आपका गोला ठोस है तो केंद्र पर आपका यहाँ पर 0 होगा क्योंकि r वहाँ पर 0 हो जाता है। तो गोले के अंदर यहाँ पर केंद्र को छोड़कर अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधियों के बिंदु पर विद्युतीय विभव और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र के मान अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं अलग होंगी तो मान भी आपके अलग आएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर में। देखिए क्या है यहाँ पर, विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। तो आपसे विकल्प पूछा जा सकता है कि जो विद्युत धारा है किसके कारण प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर आपको विभवांतर बताना होगा। फिर यहाँ पर आगे है, विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव या फिर उच्च विभव से या उच्च विभव से निम्न विभव। तो इस तरह आपके पास विकल्प होंगे, तो वहाँ पर उच्च से निम्न बताना है और इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो उसको निम्न से उच्च बताना है। तो ये याद रखना है। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा आपकी जिधर प्रवाहित होगी उसके जस्ट विपरीत आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। एंड इसके बाद आगे है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं अथवा स्पर्श भी नहीं करती हैं। तो यह याद रखना है आपको। फिर है, विद्युत धारा में आपका दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी ये आपकी सदिश राशि नहीं है, ये आपकी एक अदिश राशि होती है। एंड उसके बाद किसी बिंदु पर अनेक आवेशों द्वारा विभव उस यहाँ पर उत्पन्न विभव होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों द्वारा जो एक यहाँ पर क्या बोलते हैं परिणामी विभव उत्पन्न होता है वह उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों के द्वारा प्रेषित विभवों के योग के बराबर होता है। जो आपका परिणामी विभव है वह आपके सभी विभवों के योग के बराबर होगा, वह आपका बोला गया है। फिर यहाँ पर सेम इसी दिन में क्षेत्र के बारे में भी बोला गया है कि अनेक आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वह समस्त अलग अलग आवेशों के द्वारा जो यहाँ पर क्षेत्र उत्पन्न होंगे उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो वही मैंने आपको बताया कि योग के बराबर होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और सेल से हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों देखिए इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दी है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हाँ हमको समझ में आ गया। तो बस फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।